नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूपी के कानपुर में एक मूक बधिर स्कूल के छात्र आदित्य गुप्ता के धर्मांतरण के तार मुजफ्फरपुर से जुड़ते दिख रहे हैं और इसकी जांच के लिए यूपी एटीएस की टीम मुजफ्फरपुर पहुंची है, जो हथौड़ी थाना क्षेत्र के रागिब आलम और उसके पिता इफ्तिखार आलम से करीब 5 घंटे तक पूछताछ कर पूरे मामले की तह तक जाने में लगी है। इस दौरान यूपी एटीएस की टीम ने रागिब का मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया है और उसे लखनऊ ले जा सकती है। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी का रहने वाला रागिब आलम कानपुर के उसी ज्योति मूक बधिर स्कूल में टीचर था, जिसके छात्र आदित्य ने धर्मांतरण किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डेफ एंड डम्ब स्कूल के एक बच्चे के धर्मांतरण का मामला अब मुजफ्फरपुर तक पहुंच गया है। जांच की कड़ी मुजफ्फरपुर तक आई है और एटीएस की टीम मुजफ्फरपुर में कैंप कर रही है। यहाँ के ये इफ्तिखार आलम मुखिया जी हैं और इन्हीं के बेटे हैं रागिब आलम। जरा एक बार हम लोग दिखाएंगे। यही रागिब आलम है जो डेफ एंड डम्ब है, ये खुद मूक और बधिर हैं और इन्हीं से पूछताछ करने के लिए एटीएस की टीम मुजफ्फरपुर आई है। टीम का कहना है कि उसके धर्मांतरण में इनकी क्या भूमिका है, फिलहाल इसी की जांच हो रही है। तो एक बार उन लोगों ने बातचीत किया है इनसे थाने में बुलाकर। मुखिया जी बताएंगे क्या क्या सब बातें हुई। वहाँ जो बात हुई, उन्होंने रागिब का मोबाइल मांगा। रागिब का मोबाइल रागिब के पास था, हम लोगों ने मोबाइल सौंप दिया। फिर उन्होंने पूछा कि लैपटॉप, तो हमने बताया कि हाँ रागिब के पास लैपटॉप है। फिर लैपटॉप मांगे, अपना रागिब का लैपटॉप अपने परिजन के मार्फत थाना अध्यक्ष हथौड़ी को भिजवा दिया। वो जो है लैपटॉप लेकर के मुजफ्फरपुर आ गए। उन लोगों के पास रागिब का लैपटॉप और मोबाइल दोनों है। पूछताछ में जो उन्होंने पूछा वो कोई खास नहीं था। रागिब कब से कब तक कहाँ पढ़े, रागिब का जन्म तिथि क्या है, पहला से छठा कहाँ पढ़े, छठा से 10th कहाँ पढ़े। उन्होंने कहा कि हमको ज़रूरत पड़ेगी तो आप लखनऊ भी आइएगा। हमने कहा कि निश्चित रूप से हम सहयोग करेंगे, हम आएंगे, लेकिन आप अगर लखनऊ हमको बुलाते हैं तो हमको लीगली बुलाइए। फिलहाल नोटिस दिया है? अभी उन्होंने नोटिस नहीं दिया है। धर्मांतरण का मसला आया है, उससे कैसे वो लोग कनेक्ट कर रहे थे? रागिब वहाँ पढ़ाते थे, बच्चा कौन था, क्या जानकारी मिली? अब उन लोगों को क्या शक है रागिब पर, वो जाने। जो धर्मांतरण को लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है उसको भी इन्होंने खारिज किया है। रागिब के बारे में बताया जा रहा है कि ये हिंदी, अंग्रेजी और उसके अलावा कंप्यूटर के जानकार हैं। इन्होंने धर्म की कोई तालीम हासिल नहीं की है और फिलहाल तमाम आरोपों से ये इनकार कर रहे हैं। लेकिन एटीएस के मुजफ्फरपुर आने के बाद इस मामले में सरगर्मी बढ़ गई है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के मौर्या कॉलोनी के पास एक नवनिर्मित मकान को उड़ाने की साजिश रची गई थी। 2 शक्तिशाली बम घर के अंदर रखा गया था, साथ ही धमकी भरा पत्र अपराधियों ने रखा था। पुलिस ने बम और पत्र को जब्त कर लिया है। हबीबपुर थाना क्षेत्र के मौर्या कॉलोनी में जगदीशपुर निवासी रंजीत सिंह घर का निर्माण कर रहे हैं। उनकी पत्नी आभा कुमारी नवनिर्मित मकान में काम कराने पहुंची तो घर के अंदर जमीन पर जो बम के नीचे एक धमकी भरा पत्र देखकर वो डर गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने बम और पत्र अपने साथ ले गई। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। ठीक था या सादा पन्ना था, उस पे रखा हुआ था, हम पढ़ नहीं पाए। तो पन्ना कहाँ है, चिट्ठी कहाँ है? वो लेके गया प्रशासन। कौन? पुलिस ले गई। आपको नहीं बताया चिट्ठी में क्या है? किसी को नहीं बताया। इस जगह तो 25 आदमी थे। आप पूछे तो क्या बोले वो लोग? पुलिस वाले पूछे जाइए, कुछ नहीं है। पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता जुड़े। बीजेपी अध्यक्ष ने इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए। हमारा कार्यकर्ता कोई इस देश में बिना वैक्सीनेशन के न रह जाए, ये योजना हमको करना है। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान में और भी तेजी आएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है। पटना में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वर्चुअल तरीके से जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। सबसे पहले उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से टीका लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने हर नेताओं को हर हफ्ते 2 दिन वैक्सीन सेंटर का दौरा कर टीकाकरण की जानकारी लेने के निर्देश दिए हैं। हमारा कार्यकर्ता कोई इस देश में बिना वैक्सीनेशन के न रह जाए, ये योजना हमको करना है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा
हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे एमपी, हमारे मिनिस्टर, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स, हमारे एमएलए, हमारे जिला परिषद के सदस्य, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य, सबके लिए सप्ताह में 2 बार किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, यह हमारा काम होगा। यह हमको हर सप्ताह दिसंबर तक करना है, ताकि एक भी व्यक्ति इससे छूट न जाए और हमारा बूथ कोरोना मुक्त हो जाए और वैक्सीनेशन युक्त हो जाए। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए उठाए जा रहे कदम की भी सराहना की है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। पटना में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कोरोना से जंग को और धारदार करने, चुनाव में किए गए रोजगार के वादे को पूरा करने में पार्टी नेताओं की भूमिका के साथ ही संगठन की मजबूती की भी रणनीति तय की गई। पार्टी संगठन को और मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाने जा रही है, जिसमें 6 जुलाई से 15 अगस्त तक सशक्त मंडल का गठन किया जाएगा, जिसमें मोर्चा का पदाधिकारी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक मंडल के काम को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के पदाधिकारी प्रवास करेंगे, जबकि 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक सशक्त बूथ पर काम होगा। हर बूथ पर कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 25 दिसंबर से 6 अप्रैल तक पार्टी नेता पन्ना प्रमुख बनाने पर काम करेंगे। छह जुलाई से 15 अगस्त के बीच में हम सशक्त मंडल की रचना करेंगे। जहां भी हमारे मोर्चे के पदाधिकारी और मंडल के छूट गए हैं, कहीं पे नहीं पूरे बने हैं, उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उसी प्रकार 15 अगस्त से 15 सितंबर तक हम सभी मंडलों की संरचना वहां पे जा करके करना होगा। उसके लिए भाजपा के पदाधिकारी प्रवास करेंगे। 25 सितंबर से 25 दिसंबर अर्थात दीनदयाल जी की जयंती से लेकर अटल जी की जयंती तक हम सशक्त बूथ पर कार्य करेंगे और सभी बूथों पर हमारे कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम रहे, पूरे उसका जो परफॉर्मा है उसको पूरा करें, इसका प्रयास होगा। और फिर 25 सितंबर से 6 अप्रैल जो हमारा संगठन का स्थापना दिवस है, उस तारीख तक हम बूथों पर पन्ना प्रमुख तक बनाने का कार्य करेंगे। अर्थात हम प्रत्येक टोले में, छोटे से छोटे गांवों में अपनी एक पूरी संरचना करने का निर्णय हम लोगों ने किया है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दावा किया जिससे बिहार में विपक्ष तो जोश में आ ही गया, साथ ही सियासी हलचल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए रिपोर्ट। मैंने उस समय भी कहा था कि दे वर एब्सेंट ड्यूरिंग द कोरोना फर्स्ट वेव, और मैंने कहा था कि यह सिर्फ दिल्ली बैठे और बाद में सिर्फ चुनाव के समय आकर के उस पर राजनीति करने की बात शुरू की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी पर कोरोना काल में जनता के बीच से नदारद रहने को लेकर तंज कसा है। दरअसल शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने चुनावी क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ से कटाव का जायजा लेने लंका टोली पहुंचे थे। जायजा लेने के दरमियान ग्रामीणों ने जब अपनी समस्या गिनाई तो तेजस्वी ने बिहार की राजनीति को गरमाने वाला बड़ा बयान दे डाला। सरकार गिरे जा रहा है, सरकार गिरे जा रहा है। तेजस्वी के इस दावे के बाद से ही बिहार की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर हमला बोला। कोई विपक्षी नेता दिखता नहीं है समाज के लिए, और काम करते हुए दिखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता धरती पर दिखते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। तेजस्वी के दावे पर बीजेपी के साथ जेडीयू ने भी चुटकी ली है। साथ ही सरकार को 5 साल तक चलने का भी दावा किया है। सरकार ये जनता के भरोसे पर बनाई जाती है। जनता वोट देती है, बहुमत आता है, सरकार बनती है। तो गिरना और बनना ये एक ही बार होता है।
सरकार ने शपथ लिया है और मैंने कई बार कहा है कि हमारे पास बहुमत है और 5 साल तक चलेगा। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू के साथ बीजेपी भी लगातार हमलावर है। अब संभावनाओं के सियासी खेल में किसके दांव में कितना दम है, इसके लिए इंतजार करना होगा। पटना से साकेत कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर लालू राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उस दौर में बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था और लोग शाम के बाद घरों से निकलने के लिए सोचते थे, लेकिन अब बिहार में तस्वीर बदल गई है। अपने जो आरजेडी के टाइम का गुंडा राज था, फिर चाहे वो राज जिसमें हम कहते हैं कि लोगों को एक्सटॉर्शन करना, लोगों के साथ जबरदस्ती करना और उसी तरीके से एक तरीके की एक इंडस्ट्री चलाना जिसको हम अपना एक्सटॉर्शन करने के लिए जो इंडस्ट्री चलती है, उस तरीके की बात और वातावरण देखने को मिला था। इसलिए जो रोल ऑफ ऑपोजिशन था वो बहुत ही निरर्थक ऑपोजिशन रहा। जनता ने बिहार की हमको आशीर्वाद दिया। जेपी नड्डा के बयान का जेडीयू ने समर्थन किया तो आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें अपराध के आंकड़े देखने को कहा। जाहिर है कि लालू जी और राबड़ी जी का जो शासनकाल बिहार में रहा है वह बिहार के काले अतीत के रूप में हमेशा याद किया जाता है। उस वक्त हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती उद्योग फलता फूलता था। खुद तेजस्वी यादव जी ने बीते विधानसभा के चुनाव में अपने माता पिता के कार्यकाल में हुई गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। बीजेपी वाले राजनीति किए होते, बिहार के लिए काम किया होता तो नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी नहीं दिखाया जाता, बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार नहीं होता। जेपी नड्डा साहब, जंगल राज क्या होता है? एनसीआरबी के आंकड़े देखकर नड्डा जी खुद बता दें कि बलात्कार के मामले में बिहार इस समय किस पोजीशन पर है, पता चल जाएगा जंगल राज क्या होता है। जरा बिहार पुलिस के आंकड़े भी तो उठा के देख लीजिए अपराध के, पता चल जाएगा कि जंगल राज कब था और किसे कहते हैं। बिहार में हो रही बारिश से कई शहरों की हालत नारकीय हो गई है। भीषण जल जमाव से लोग कहीं जलकैदी बनकर रह गए हैं तो कहीं खाने पीने तक दिक्कतें हो रही हैं। पानी की इस मनमानी के आगे बाजार की कौन पूछे। सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों की भी हालत बद से बदतर हो गई है। कहीं शहर में समंदर सा नजारा, कहीं टापू में तब्दील हुआ टाउन, कहीं पानी में डूबा अस्पताल, कई इलाकों में बाढ़ रिटर्न्स। लोग समंदर में शहर बसाने का सपना देखते हैं, लेकिन बिहार में नगर विकास विभाग ने ऐसी प्लानिंग की है कि इन दिनों शहर में ही समंदर का नजारा दिख रहा है। अब जरा समस्तीपुर की ही हालत देख लीजिए। यहाँ काशीपुर मोहल्ले में घर, दुकान सब कुछ तैरता नजर आता है। यहाँ तक कि लोगों का बेडरूम और किचन भी तैर रहा है। शहर के आधे से अधिक इलाके में तो 2 से 5 फीट तक पानी जमा है। यहाँ की स्थिति यही है कि हम लोग जो है सो कभी इतना पानी को नहीं झेले बारिश में। इस बार की बारिश जो है, बारिश भी हुई है, अच्छी बात है जो बारिश हुई है, लेकिन नगर परिषद का ये है कि टोटल एरिया, हर एरिया का पानी काशीपुर में आ रहा है, जिसके वजह से हम लोग जो है पानी का समस्या को झेल रहे हैं। जल जमाव से कराह रहे दरभंगा का भी दर्द देख लीजिए। पूरा शहर जैसे टापू में तब्दील हो गया है। बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल दी है। शहर की हृदय स्थली टावर चौक हो या प्रतिष्ठित साइंस कॉलेज या खुद नगर निगम कार्यालय, तमाम जगहों पर घुटने भर से ज्यादा पानी भरने से शहर की सांसें फूल रही है। पानी की मनमानी से सिसकते सासाराम की हालत तो और भी बदतर हो गई है। शहर के निचले इलाके को छोड़िए, सदर अस्पताल का कोना कोना पानी में डूबा है। ऐसे में इलाज और जांच से लेकर सब कुछ ठप पड़ गया है। एक्सरे जो सेंटर है वो फिलहाल उसे बंद किया गया है, क्योंकि पूरा जो है उपकरण जो है वो भी खराब हो गए हैं। लगातार जो है अस्पताल का अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस प्रकार यहाँ पानी पानी है और कर्मी जो है कुछ सुधार करने में लगे हुए हैं। हल्की सी बारिश में भी हरदम डूबे रहने वाले हाजीपुर में लोग इस कदर हताश हो गए हैं कि पानी के बीच ही जिंदगी गुजारने को अपनी नियति मान ली है।
शहर के बाकी इलाके को छोड़िए, वीआईपी इलाका जिले का सर्किट हाउस ही पानी पानी हो गया है। प्रशासन लगाए हुए हैं अभी पंप से बाहर पानी निकलता है, फिर वर्षा होने आता है, पानी शुरू हो जाता है। पानी निकलने का कोई उपाय नहीं। मुजफ्फरपुर में भी लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। शहर के निचले इलाकों में बसे दर्जनों कॉलोनी में जल जमाव से लोगों की जिंदगी नारकीय हो गई है। शहर के हाजी कॉलोनी में परेशान दर्जनों परिवारों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। स्थिति तो सरकार का दुहाई देना चाहिए इस पर। कितने दिनों से है ये पानी? तो यहाँ तो पूरे गर्मी के दिन में ही पानी लगा हुआ रहता। नरकटियागंज के कई इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ ही पहाड़ी नदियां भी उफान पर है, जिससे मैनाटांड के बसंतपुर में रोड पर पानी बह रहा है और लगातार निचले इलाकों में पानी घुस रहा है, जिससे कई लोग नई मुसीबतों को लेकर सहम गए हैं। जबकि गंडक के दियारा इलाके में पानी बढ़ने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। देखिए ना, कम से कम 4-5 एकड़ जमीन है, पानी में डूब गया है। बिया 2 बार गिराया गया और बिया मैंने बर्बाद हो गया। अब खेती नहीं होगा, भूखे मरने का कगार पर हम लोग। भागलपुर के सबौर में भी गंगा से हो रहे कटाव का कहर देखने को मिल रहा है। संतनगर पथ में कटाव के बाद प्रशासन ने मरम्मत का काम शुरू किया है, लेकिन इस कटाव की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो चुका है। यानी शहर शहर पानी का कहर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर कटिहार से आ रही है। कटिहार में 7,75,000 की लूट की वारदात सामने आई है। हथियार के बल पर चावल व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने पैसे लूटे हैं। चावल का पैसा लेकर कारोबारी लौट रहा था, मनसाही से चावल लौट रहा था लेकर। और व्यवसायी मुफस्सिल थाना क्षेत्र की घटना है। लूटकांड की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, लेकिन एक बड़ी वारदात, हथियार के बल पर चावल व्यवसायी से अपराधियों ने 7,75,000 रुपए लूटे हैं। कटिहार से बड़ी खबर। कोरोना से जंग में जारी टीकाकरण में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक छात्रा को बिना कोरोना का टीका लगे ही उसके नाम से सर्टिफिकेट जारी हो गया। घटना सुपौल के त्रिवेणीगंज की है। छात्रा स्वीटी ने टीका के लिए कोविन ऐप पर स्लॉट बुक किया था। जब वो टीका केंद्र पर वैक्सीन लेने पहुंची तो सेंटर बंद मिला। उसके बाद उसने संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी बीच उसके मोबाइल पर वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट आ गया, जिसके बाद परेशान छात्रा ने सीधे डीएम को फोन लगा दिया। जिसके बाद डीएम के निर्देश पर अधिकारी छात्रा को समझाने पहुंचे, जहां अधिकारियों को छात्रा ने खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं अब इस पूरे मामले में अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। बोल भी देंगे तो हम अभी नहीं लेंगे वैक्सीन। आप देख रहे हैं मेरी मम्मी का कंडीशन क्या है, और आपको पता है कि अभी हम कोविड का वैक्सीन लेंगे तो हम भी मतलब बुखार लगेगा ही। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा अरे आप नहीं पढ़े हैं क्या? आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है बेटा। नाना जी ठीक है, हम मानते हैं कि आप गलती मान रहे हैं। एक आप सर हम कल मतलब वैक्सीन का स्लॉट बुक करके कोविन ऐप पे फिर गए थे वैक्सीन लेने के लिए मध्य विद्यालय ठीक है सर। तो वहाँ कोई मतलब वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, कुछ भी नहीं था। तो फिर हम घर आ गए तो मेरा सर सर्टिफिकेट भी बन के आ गया कि हम वैक्सीन ले चुके हैं बगैर वैक्सीन के। जी बगैर वैक्सीन के। उसके बाद फिर जब मेरे पापा गए हॉस्पिटल ये बात की जानकारी देने के लिए तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर मजबूरी में हमको डीएम को फोन करना पड़ा। अब क्या कर रही हैं आप वैक्सीन के बारे में? वैक्सीन के बारे में ऐसा बोल रहे हैं वैक्सीन लेना चाहिए और हम भी लेंगे सर, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी जो लापरवाही होते जा रही है दिन ब दिन, इसको सुधारा जाए सर। स्पेशली हमारे जो रेफरल हॉस्पिटल है यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है, सिस्टम को सुधारा जाए। कल वैक्सीन सेंटर बंद था, जब आप सेंटर पे गई थी तो बंद रहने के बावजूद आपका प्रमाण पत्र जारी हो गया बिना वैक्सीन लिए हुए। क्यों यहाँ पर मनोबल किया जा रहा था? ऐसा बताया जा रहा है मैडम, जो वैक्सीन लिए बगैर प्रमाण पत्र जारी हो गया है, ऐसा उस छात्रा का कहना है। क्या सर? सब पता है, कल भी बता दिया गया, बार-बार सर ऐसा बताया जा रहा है जो बगैर वैक्सीन लिए हुए प्रमाण पत्र जारी हो गया है सर। जारी नहीं है सर, उसमें क्या है ना, पहले प्रमाण पत्र को पढ़ लो, जारी नहीं है उसमें स्लॉट टाइम। तो फिर अभी मनोबल किया जा रहा था छात्रा के साथ में जो वैक्सीन ले लिया जाए। नहीं उनको कहा जाए सर कल उसका डेट था वैक्सीन लेने का। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।